So we were discussing Mossbauer spectroscopy where it was involving emission and absorption of gamma rays. ठीक है, और हमने तब आपसे डिस्कस किया था कि एक सोर्स होता है, उसमें के बाद एक आगे एब्जॉर्बर होता है, जो एब्जॉर्बर होता है वही सैंपल होता है. ओके, एंड गामा रेज को जब एब्जॉर्बर एब्जॉर्ब कर ले, दैट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को हम प्लॉट करते हैं. और उस फ्रीक्वेंसी को हम कैसे प्लॉट करते हैं? एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी के रूप में, विद वन साइड टेकिंग द नंबर ऑफ काउंट्स पर मिनट. जब कभी भी आपसे बात हुई थी कि वेन एवर देर इज अ रेजोनेंस, देन जो सोर्स के द्वारा गामा रे एमिट की गई है और जो एब्जॉर्बर ने एब्जॉर्ब करी है, उसको डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा. हम लोग यहां पर पहुंचे थे, वी वर डिस्कसिंग दिस. और अब आप सोचिए, अभी तक हम लोग जो पुरानी स्पेक्ट्रोस्कोपीज अगर आप याद करिए, एनएमआर में आप क्या करते थे? वी यूज टू गिव वन फ्रीक्वेंसी वाया द ऑक्सिलेटिंग कॉइल. ठीक है, उसके बाद whatever frequency was absorbed by sample, जो फ्रीक्वेंसी सैंपल ने एब्जॉर्ब कर ली, वो फाइनल उसमें क्या होती थी? एब्सेंट हो जाती थी. ठीक है, और हम इंटरफेरोग्राम यानी कि अपने कंप्यूटर के को FTNMR यूज करके या FTIR इंफ्रारेड के केस में जो एब्जॉर्ब फ्रीक्वेंसी होती थी उसको हम प्लॉट करके देख लेते थे और उसकी इंटेंसिटी देखते थे. यहां पे आप सोचिए, हमको ये पता है कि बहुत सारी वेरिएबल फ्रीक्वेंसीज नहीं है. समझ रहे हैं ना? देखिए वहां पे क्या होता था, टाइप्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स हैं एज फंक्शनल ग्रुप्स, टाइप्स ऑफ डिफरेंट हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एब्जॉर्ब होंगी ना, हर एक का एनवायरमेंट अलग है. तो यहाँ पे क्या है कि न्यूक्लियस, आयरन का न्यूक्लियस जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है. ओके, तो एक मटीरियल में आयरन में 57 आयरन जो है वो 2% प्रेजेंट होगा, कोई भी आयरन मटेरियल है, और जो 98% है वो 56 आयरन होगा. हम क्या चाहते हैं, जब 57 आयरन 3/2 से 1/2 स्टेज में आ रहा है, 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को रिलीज कर रहा है, तो अदर हमारा सैंपल और एब्जॉर्बर में जो 57 आयरन है वो उसको एज सच एब्जॉर्ब कर ले एंड इट गेट एक्साइटेड टू हायर लेवल. एंड देयर वॉज अ कैच कि जो एक्साइटेड और ग्राउंड स्टेट सैंपल की है, इट स्लाइटली वेरीज फ्रॉम द सोर्स, बट चेंज एक न्यूक्लियस को ही होना है. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू व्हाट आई एम सेइंग? वहां पे टाइप्स ऑफ डिफरेंट प्रोटॉन्स या टाइप ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, और यहां पे क्या हो रहा है कि यू हैव गॉट अ single nucleus which you are getting excited or coming back. Okay, so if there is no resonance, तब क्या होगा? जो हमारा सोर्स है वो तो गामा रेज एमिट कर ही रहा है, हमारा एब्जॉर्बर उसे एब्जॉर्ब करे या ना करे, तो डिटेक्टर के पास क्या होगा? डिटेक्टर के पास गामा रे गिगर मुलर काउंटर में आती ही रहेंगी. इसलिए हम यहाँ पे वी डोंट सी दैट विच कौन सी गामा रे एब्जॉर्ब हो रही, वो तो हमें पता है कि जो न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो एनर्जी है वो 14.4 किलो keV होगी, तो वो एब्जॉर्ब करेगा, नहीं तो नहीं करेगा. हम यहाँ पे क्या करते हैं कि क्रॉस सेक्शन देखते हैं, यानी कि कितना रेजोनेंस एनर्जी एब्जॉर्ब हो पाई. सो दिस कीप दिस थिंग इन माइंड कि हम यहाँ पे एक ही न्यूक्लियस को एक्साइट एंड उसको ही एनर्जी रिलीज को ऑब्जर्व करते हैं, और वहां पे डिफरेंट प्रोटॉन्स हैं, टाइप्स ऑफ डिफरेंट प्रोटॉन्स हैं, या फिर टाइप्स ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं आईआर में. हेयर देयर इज अ आयरन न्यूक्लियस. अगर आयरन को स्टडी कर रहे हैं तो ओनली आयरन न्यूक्लियस. नाउ नेक्स्ट, अब अगर सैंपल हमारा स्टील था तो हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम, मैंने आपको दिखाया था कि कैसे ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में दोनों में डिफरेंस था. नाउ यू सी हियर यू आर गोइंग टू गेट अ सिंगल
पीक, देख रहे हैं, सिंगल। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा गामा रे काउंट्स मिल रहे हैं। धीरे धीरे जब एब्जॉर्प्शन हो रहा होगा न्यूक्लियस के द्वारा, तो धीरे धीरे इट इज कमिंग डाउन, यहाँ पे आकर के बिल्कुल गामा रे नहीं मिल रही है। इट मीन्स ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है बेस्ट, जो कि सैंपल के द्वारा एब्जॉर्ब की जा रही है। नाउ आई टोल्ड यू लास्ट टाइम कि अगर एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट के डिफरेंस से गामा रे एनर्जी सोर्स ने निकालनी है, वही एब्जॉर्बर ने एब्जॉर्ब करनी है। तो डिफरेंस क्या है, कैच क्या था कि जितनी एनर्जी सोर्स एमिट कर रहा था वो पूरी की पूरी एब्जॉर्बर के पास नहीं जा रही थी। ओके, नाउ दिस कैच वी विल टेक इन द नेक्स्ट स्लाइड, जहां पे मैंने आपको लास्ट टाइम पे छोड़ा। यहां पे हमने बस क्या देखा, अगर इफ वी आर गेटिंग अ सिंगल लाइन, इसका मतलब क्या है कि ना तो ग्राउंड स्टेट में स्प्लिटिंग हुई है, ना एक्साइटेड स्टेट में स्प्लिटिंग हुई है, सिर्फ एन डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन E1 minus E2 and E1 dash minus E2 dash is slightly different. That is the isomer shift. ऐसा कब होगा, जबकि हमारा कंपाउंड चाहे पैरामैग्नेटिक हो चाहे डायमैग्नेटिक हो, बट स्ट्रक्चर उसका कैसा हो, क्यूबिक हो, देन वी आर गोइंग टू गेट अ सिंगल लाइन। नाउ सपोज अवर सैंपल इज FeSiO4, है ना, कोई और है। आप देखिए, नाउ दिस इज द ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट। गामा रे यहां से रिलीज हुआ सोर्स के थ्रू। नाउ सैंपल में क्या होगा कि ग्राउंड स्टेट देखिए बिल्कुल स्प्लिट अप नहीं होगी, लेकिन ये इससे थोड़ा सा एनर्जी में ऊपर लाई कर रही है। ओके, लेकिन एक्साइटेड स्टेट दो में डिवाइडेड हो गई है, यानी न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स फॉर एक्साइटेड स्टेट आर 2। अब इसका मतलब क्या है, नाउ E1 यहां पर E1 डैश हो गया, और E2 यहां पर E2 डैश प्राइम और E2 डबल प्राइम। नाउ दो प्रोबेबिलिटी है, यानी कि दो तरीके के हमारे पास गामा रेज का रिलीज हो सकता है, वन फ्रॉम दिस वन फ्रॉम दिस वन। सो नाउ दिस वन में से एक गामा जो है X हो गया, तो एक गामा Z हो चुका है। सो यू कैन से दैट कि वन इज बाय द E2 डैश माइनस E1 डैश, एंड वन इज E2 डबल प्राइम डैश माइनस E1 डैश। ओके, सो दो फ्रीक्वेंसीज हो गई। नाउ आप देखिए इसमें क्या होगा, यानी कि एक बार यहां से मैक्सिमम काउंट मिलेगा गामा रे का, फिर वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मिल गई, फिर धीरे धीरे वो बढ़ने लग जाएगा। अगेन यू विल गेट वन मोर एंड यू विल गेट सेकेंड डिप। अगर ये पहला वाला कंपाउंड होगा जैसे कि स्टील, तो क्या होगा, एक डिप आने के बाद ये स्ट्रेट चलता रहेगा, ये दोबारा डिप लेगा ही नहीं। ओके, एंड जो हमारा सिग्नल है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, देख रहे हैं, यू गेट लाइक दिस। ना अगर एक कोई स्प्लिटिंग नहीं है तो हम कहते हैं ये आइसोमर शिफ्ट हुआ है। अगर स्प्लिटिंग एक्साइटेड स्टेट में पॉसिबल हो गई है, देन इट इज द क्वाड्रुपोल शिफ्ट। क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग क्या होती है, आपको पता है ना, न्यूक्लियस में आप उसका आई जो होता है, क्या क्या आई की वैल्यूज आपने एनएमआर में पढ़ी ना, इट कैन बी हाफ, इट कैन बी 3/2, इट कैन बी 5/2, यू हैव स्टडीड दैट ऑल, कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है, न्यूट्रॉन्स इफ दे आर इवन एंड ऑड एंड बोथ आर ऑड, लाइक दैट, ऑल दोज कॉम्बिनेशंस यू हैव स्टडीड। सो जब कभी भी जो है हमारा आई इज ग्रेटर देन हाफ, अगर आई हाफ है इसका मतलब क्या होता है, आई के हाफ से आप क्या समझते हैं, आई के हाफ का मतलब है कि जो इस न्यूक्लियस के अंदर जो पोल्स हैं, दे कैन हैव 2 into I+1 नंबर ऑफ वैल्यूज। 2 into हाफ प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। इट मीन्स इट कैन हैव 2 ओरिएंटेशंस। यही पढ़ते हैं ना मन में, एक अलाइन करता है एक नॉन अलाइन करता है।
अब अगर मान लीजिए किसी का I 1 है, जैसे नाइट्रोजन के केस में आपने पढ़ा था 7 14 1, तो 2 into 1 plus 1, it means it can have 3 orientations, 1 aligned, 1 non-aligned and 1 not clear, not neither aligned not non-aligned. ठीक है, तो जब कभी भी न्यूक्लियस में I की वैल्यू हाफ से ज्यादा होती है, देन वी गेट दिस सॉर्ट ऑफ मॉसबॉर स्पेक्ट्रा. ओके, जहां पर की एक्साइटेड स्टेट इज डिवाइडेड एंड वी गेट दिस सॉर्ट ऑफ सिंगल पीक मिलने के बजाय हमको एक से ज्यादा पीक्स मिलती हैं. ठीक है, ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जबकि हमारा एब्जॉर्बर जो है वो नॉन क्यूबिक होगा. पहले वाले में क्या था? चाहे डायमैग्नेटिक हो चाहे पैरामैग्नेटिक हो, इट वाज क्यूबिक. बट इफ द कंपाउंड इज आइदर डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक बट इट इज नॉन क्यूबिक, अगर नॉन क्यूबिक है सो यू आर गोइंग टू गेट मोर देन 1 पीक्स इन द मॉसबॉर स्पेक्ट्रम. और ये ध्यान रखिए, ये ऊपर की तरफ पता लग रहा है नंबर ऑफ काउंट्स, और जो है यहाँ इस एक्सिस में क्या चल रहा है? वेलोसिटी. आपको याद आ रहा है ना, मैंने आपसे बताया था कि हम आगे डिस्कस करेंगे कि सोर्स जितनी गामा रेडिएशन निकालता है, एब्जॉर्बर पूरी की पूरी उतनी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है. उसको मैच अप करने के लिए हम फ्यू मिलीमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से अपने सोर्स को स्लोली मूव करते हैं. तो कौन सी वेलोसिटी में एग्जैक्टली फ्रीक्वेंसी मैच कर गई सो दैट द एब्जॉर्बर कुड एब्जॉर्ब द फ्रीक्वेंसी एंड गेट फ्रॉम हाफ टू 3/2 और हाफ टू 1/2, सॉरी हाफ टू 3/2 या फिर हाफ से प्लस से माइनस हाफ की ओर चला जाए. ऐसा होने के लिए हम वो फंक्शन क्या हो गया? वेलोसिटी. नाउ यू रिमेंबर, जब आप NMR करते हैं वहां पे आप क्या प्लॉट करते हैं? इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हम वहां पर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी देने के लिए हमारे पास सोर्स होता है ना. अगर आपको जो है ऑक्सीलेटिंग वो दे देंगे तो आपको NMR का मिल जाएगा, या टर्बियम अर्बियम के ऑक्साइड्स यूज कर लेंगे तो IR का दे देंगे, यूवी लैंप यूज कर लेंगे तो यूवी की फ्रीक्वेंसी दे सकते हैं. लेकिन गामा रेज के लिए ऐसे कोई सोर्स यूज नहीं करते हैं कि थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा कर ले. याद आ रहा है, आई टोल्ड यू दैट आउट ऑफ 14 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिफरेंस कितना है? 10⁻⁻8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का. तो 10 की पावर 11 या 10 की पावर 12 में से हमें एक का डिफरेंस ढूंढना है. वो डिफरेंस हम कहां से क्रिएट करते हैं? बाय स्लोली मूविंग आवर सोर्स. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट. इफ सपोज, अब अभी तक आपने देखा हमारा कंपाउंड या तो पैरामैग्नेटिक था या डायमैग्नेटिक था, and it was having an option कि either it was cubic or it was non-cubic. Now if suppose our sample is ferromagnetic या एंटी फेरोमैग्नेटिक हो, जैसे कि आयरन की फॉइल. ठीक है, आयरन का कोई भी चीज हो, मैंने आपको बताया था स्टेनलेस स्टील है तो आइसोमेरिक शिफ्ट हो रही थी. ओलिवीन, पायरोक्सिन जैसे अगर ओर्स हैं तो क्या मिल रहा है हमको? इससे पहले वाला क्वाड्रुपोल शिफ्ट मिल रही है, जिसमें कि एक्साइटेड स्टेट ना सिर्फ अपनी ओरिजिनल स्टेट से थोड़ा सा हायर एनर्जी की ओर शिफ्टेड होती है, बट इट इज ऑल्सो स्प्लिटेड. बट ग्राउंड स्टेट इज नॉट स्प्लिटेड, इट इज ओनली शिफ्टेड टू हायर एनर्जी. अब अगर मान लीजिए फेरोमैग्नेटिक या एंटो फेरोमैग्नेटिक होगा तो इसके उसके अंदर क्या होगा? एटम के अंदर वहां पे डोमेन्स बनी हुई होंगी. डोमेन्स होंगी तो क्या होगा? फेरोमैग्नेटिक या एंटी फेरोमैग्नेटिक में कपलिंग होगी. इलेक्ट्रॉन्स की न्यूक्लियस के वो जो उनका पोल बन गया है उस एटम के अंदर, वो डिफरेंट पोल्स आपस में इंटरैक्ट करके डोमेन्स बना देंगे. अब क्या होगा? कुछ मैग्नेटिक मोमेंट्स अलाइंड हो जाएंगे, कुछ नहीं अलाइंड होंगे. ऐसा होते ही नाउ द मोमेंट आते ही ग्राउंड स्टेट भी डिवाइड हो जाएगा दो में. ओके, नाउ यू सी दैट नाउ द ग्राउंड स्टेट इज गेटिंग डिवाइडेड इनटू 2 एंड द एक्साइटेड स्टेट इज गेटिंग डिवाइडेड इनटू 4. क्लियर? सो इफ इट इज, जब तक स्टेनलेस स्टील था तो ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट क्या थी? स्लाइटली शिफ्टेड थी टू हायर एनर्जी. जैसे ही
नॉन क्यूबिक मटेरियल आ गया, यानी कि जो हमारा आई था उसमें क्वाड्रुपोल मूवमेंट आ गया, और हमारा स्ट्रक्चर कैसा था, नॉन क्यूबिक, और मटेरियल कैसा था, दैट कैन बी डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। तब तक हमको क्या मिल रहा था, एक्साइटेड स्टेट ही खाली जो है वो डिवाइडेड थी, स्प्लिट अप थी, बट ग्राउंड स्टेट वाज नॉट स्प्लिट अप, वो खाली क्या थी, शिफ्टेड टू हायर एनर्जी लेवल। लेकिन जैसे ही कंपाउंड फेरोमैग्नेटिक या एंटी फेरोमैग्नेटिक हो जाए, इसके होते ही ग्राउंड स्टेट भी डिवाइड हो जाती है और एक्साइटेड स्टेट भी। अब आप देखिए, अब तो बहुत सारे ऑप्शंस हो गए कि कौन किस लेवल पे एनर्जी एब्जॉर्ब करके इट कैन गो टू हायर लेवल और इट कैन कम बैक टू द लोअर लेवल। नाउ देयर आर सर्टेन रूल्स. Now ground state, the moment always remember compound is ferromagnetic or anti-ferromagnetic. Now sample में absorber कुछ न्यूक्लियाई माइनस हाफ स्टेट में रहेंगे, कुछ प्लस हाफ स्टेट में. Always remember ये जो एनर्जी आ रही है ये कितनी आ रही है, 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, और जो एब्जॉर्ब जो डिफरेंस है वो कितना है, इसके बीच में हो, माइनस हाफ प्लस हाफ के बीच में, या प्लस 3/2 प्लस 1/2 के बीच में, या प्लस 1/2 माइनस 1/2 के बीच में, या माइनस 1/2 माइनस 3/2 के बीच में. डिफरेंस ऑफ एनर्जी कितना है, 10⁻⁻8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सोचिए, यहाँ पे किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वहां पे नैनो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, इतना कम अंतर को हमें स्टडी करना है, तो दे आर रिसाइडिंग ऑन दीज टू लेवल्स. नाउ हायर लेवल्स, अब मैं आपसे कह रही थी कि बहुत सारे ऑप्शंस पॉसिबल हैं. अब रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि डेल्टा एम कैन बी आइदर 0, 1 और -1. डेल्टा एम यानी कि यहां से यहां जाने के लिए डिफरेंस जो है वो 1 से ज्यादा नहीं हो सकता. इट कैन बी +1, -1 और 0. तो अब देखिए अलाउड ट्रांजिशंस क्या हो पाएंगे, माइनस हाफ से प्लस हाफ जाने में 1 लगेगा, माइनस हाफ से माइनस हाफ में 0 लगेगा, एंड माइनस हाफ से -3/2 जाने में -1. अगर आपको याद आ रहा हो तो लास्ट टर्म में हमने ESR में भी यही चीज डिस्कस करी थी कि डेल्टा एम इज ऑलवेज अलाउड, जो सिलेक्शन रूल है 1, 0 एंड -1. सिमिलरली अगर कुछ न्यूक्लियाई प्लस हाफ लेवल पे है, देन दे कैन गो टू 1 एड ऑन करेंगे तो +3/2, 0 एड ऑन करेंगे तो प्लस हाफ से प्लस हाफ, एंड इफ वी एड -1 देन प्लस हाफ से माइनस हाफ. ओके, दिस इज व्हाट वी कैन डू. तो यानी कि यही, अब कितने ट्रांजिशंस हो गए, ये 1 2 3 4 5 6, यही ट्रांजिशंस पॉसिबल है. ओके, सो यू सी दैट कि माइनस हाफ से आप +3/2 में नहीं जा सकते. क्लियर, माइनस हाफ से +3/2 में नहीं जा सकते. अंतर, यू नीड मोर देन 1 डेल्टा एम. ओके, सिमिलरली फ्रॉम प्लस हाफ यू कैनॉट गो टू -3/2, यू नीड मोर देन दैट. और जो हमको स्पेक्ट्रा दिखता है, तो देखिए कुछ इस तरीके से देख रहे हैं. अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि अब देखिए क्या क्या हो सकता है, अब क्या क्या स्टडी हो सकती है. आप सोच रहे होंगे कि अगर मान लीजिए सैंपल फेरोमैग्नेटिक या एंटी फेरोमैग्नेटिक है, देन इट्स क्लियर कि ग्राउंड स्टेट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 एंड द एक्साइटेड स्टेट विल बी डिवाइडेड इनटू 4. दिस इज द केस फॉर आयरन. दूसरों के लिए कुछ और भी हो सकता है. अगर किसी का 3/2 ना होकर के 5/2 हो तो क्या होगा, +5/2 -5/2 +3/2 -3/2 +1/2 -1/2, तो 6 लेवल्स ऊपर डिवाइड हो जाएंगे. ओके, अब क्योंकि आयरन में ट्रांजिशन कहां से हो रहा है, +3/2 से लेकर के +1/2 में. 2 × 3/2 करेंगे तो कितने ओरिएंटेशंस पॉसिबल है, 4. तो हमने 4 ऊपर डिवाइड कर दिए. क्लियर, दिस इज वेयर आई इज इंपॉर्टेंट, ऑलवेज रिमेंबर दैट. ओके, नाउ ये जो अब देखिए यहाँ पे क्या क्या हो सकता है. पहली बात तो ये हो सकती है कि ये सब एक मल्टीप्लेट की जितनी पीक्स हैं, इन पीक्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, क्या ये सिमेट्रिकल है कि नहीं है, एट व्हाट प्लेस, कहाँ पे इसका एब्जॉर्प्शन है, जीरो कहाँ पे एब्जॉर्ब, जीरो से कितनी दूर तक जा रहा है. ओके, सो नाउ यू हैव गॉट 6 लाइंस, यानी कि कितनी वेलोसिटीज हो गई, 6 वेलोसिटीज, यानी कि कितनी शिफ्ट हो गई, 6 शिफ्ट हो गई.
or you can say there are 6 resonance frequency. Clear? Isomer shift में कितनी हो रही थी? 1. Okay? And when there was a quadrupole shift, then you were having 2. And here you are having 6. So peak की position, peak की intensity and the distance between the peaks ये बताती हैं कि किस टाइप का मैग्नेटिज्म उस कंपाउंड, उस आयरन कंपाउंड के अंदर है. क्लियर? तो देखिए हमने पहले ये डिस्कस कर लिया कि ये मॉसबॉर कहाँ और कैसे यूज होता है. आई हैव डिस्कस्ड ओनली द केस ऑफ आयरन कि आयरन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ, इट कैन बी diamagnetic, it can be paramagnetic, it can be and ferromagnetic or anti-ferromagnetic type material, then it can be cubic, it can be non-cubic. Okay, and then अब ये किस फॉर्म में मिल सकता है? आपको आयरन नेल मिला है कि स्टेनलेस स्टील मिला है या कोई और मिला है या कोई स्पेस से कोई चीज आई है, और यू हैव एक्सकेवेटेड फ्रॉम द अर्थ लाइक दैट फ्रॉम एनी मटेरियल. हर एक में पहले तो ये डिफरेंस हो जाएगा कि आइसोमर शिफ्ट हुई है या और भी कुछ हुआ है या मल्टीपल आपको पीक्स मिल रही हैं, एंड देन डिस्टेंस बिटवीन पीक्स, इंटेंसिटी ऑफ पीक्स एंड द यू कैन से द पोजीशन ऑफ पीक्स. पोजीशन मतलब 6 वेलोसिटीज है, तो ऐसा हो सकता है ना कि 6 की 6 में मान लो पहले वाले में ये जैसे 0.1 पे मान लीजिए 1, 2, 3, 4 एंड 5 है. ओके, नाउ सपोज दिस वन इज कमिंग एट 1. ऐसा हो सकता है कि पहला वाला किसी में 2 पे आए, दूसरा वाला 4 पे आए, तीसरा वाला 7 पे आए. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? व्हाई आई एम सेइंग कि अलग अलग हो सकती हैं, यानी कि ये इनकी जो दूरी है यहाँ पे वो, और ये जो दूरी है वो क्या दिखा रही है? वेलोसिटी. और ये वेलोसिटी किस चीज को दिखा रही है? कि कितनी वेलोसिटी पे हमारी वो रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी मैचअप हो रही है. ओके, अभी हमने एक इसका जनरल आइडिया डिस्कस करा है. नाउ वी विल सी दैट हाउ द what is the mathematical part that we are dependent on this. Now this is the ये एक इंटरनेट से लिया गया डायग्राम है. Here you can say this is the ideal isolated, जब कुछ भी नहीं है, you see it is coming at 0. Is this clear to all of you? This is being settled as 0. Now if suppose it is the stainless steel type, देखिए थोड़ा सा ऊपर को चला गया, you are getting single peak, it is the isomer shift. आप shift भी हो गए यहाँ से. If suppose the molecule is non-cubic but it is diamagnetic or paramagnetic, you are going to get the 2, क्योंकि excited state ही 2 में divide होगी. Okay. Now if suppose the compound is ferromagnetic और anti-ferromagnetic, और इसमें देखिए ग्राउंड स्टेट 2 में डिवाइड होगी एंड एक्साइटेड स्टेट 4 में डिवाइड हो गई, एंड वी आर गेटिंग 6 पीक्स. क्लियर? सो दिस इज द आइसोमर शिफ्ट, क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग एंड देन मैग्नेटिक डाइपोल स्प्लिटिंग. इस तरीके से हम इनको, ये हमने आपको डायरेक्ट यूजेज दिखाया है. नाउ वी विल गो फॉर द its mathematical part, how they are it's doing. And that quadrupole shift is oftenly termed as the, this last one is oftenly termed as the hyperfine splitting. The same you have studied in the ESR. Okay, now if you allow me, then I would like to again call the meeting, because I think it is with time over होकर के बीच में मुझे रोकना पड़ जाएगा. Okay, so I am stopping it, and but you rejoin again with the same ID. Just wait for some time.